नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, चलिए आज निकलते हैं अतुल्य भारत के एक तूफानी दौरे पर। अगले कुछ मिनटों में हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक तेज सफर करेंगे और देखेंगे कि इस देश में कितनी जबरदस्त विविधता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को अनगिनत विविधताओं का देश कहते क्यों हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर की राजसी ऊंचाइयों से। सबसे पहले बात करते हैं भारत के ताज जम्मू और कश्मीर की। ये देश में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। और हाँ, यहाँ एक जगह है पंपोर, जिसे केसर का शहर ही कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की जो जलवायु और मिट्टी है वो केसर की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन देखिए, उत्तर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही ज़रूरी संस्थान भी हैं। जैसे देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे जंगलों को संभालने में मदद करता है। और सतलज नदी पर बना विशाल भाखड़ा नांगल बांध, वो तो खेती और बिजली दोनों के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, उत्तर से अब चलिए पूरब की ओर। एक ऐसा इलाका जो अपने चटक रंगों, संस्कृति और अनोखे नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये जो लाइन है ना, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, ये खूबसूरत नाम किसी और का नहीं बल्कि असम राज्य का है। वहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी और सुंदर नज़ारे, ये नाम उस जगह की तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, मैंग्रोव्स ये क्या होते हैं? ये असल में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो तटीय इलाकों के खारे पानी में उगते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत मुश्किल खारी परिस्थितियों में भी आराम से पनपते हैं। और जब मैंग्रोव की बात हो तो इसका सबसे बड़ा और सबसे शानदार उदाहरण कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। सोचिए, पूरब में छिपा एक कुदरती अजूबा। पूर्वोत्तर की बात ही अलग है। वहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता वाकई कमाल की है। एक तरफ असम का रंग बिरंगा बिहू त्योहार है, तो दूसरी तरफ शिलोंग में चेरी ब्लॉसम का नज़ारा देखने लायक होता है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क की भव्यता है और अरुणाचल की दिबांग घाटी, ये वो जगह है जहाँ भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। पूरब के रंगों के बाद अब रुख करते हैं पश्चिम की ओर। ये वो इलाका है जो भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग की धड़कन है। और पश्चिम की बात हो तो मुंबई का जिक्र तो होगा ही। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, इसमें कोई शक नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि देश के सारे बड़े वित्तीय संस्थान यहीं पर तो हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, और तो और देश का सेंट्रल बैंक RBI का हेडक्वार्टर भी यहीं है। चलिए पश्चिम के दो बड़े शहरों की पहचान देखते हैं। एक तरफ है गुजरात का सूरत, जिसे अपने कपड़ा और हीरा कारोबार की वजह से सिल्क सिटी और डायमंड सिटी कहते हैं। तो दूसरी तरफ है मुंबई, जिसे भारत का मैनहट्टन या भारत का न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े नामों से जाना जाता है। और ये साल 1854, ये इतिहास में बहुत अहमियत रखता है। पता है क्यों? क्योंकि इसी साल मुंबई में भारत की पहली कामयाब आधुनिक सूती कपड़ा मिल शुरू हुई थी और इसी ने देश के मॉडर्न उद्योग की नींव रखी। तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम के बाद अब हमारी यात्रा पहुंचती है दक्षिण में। एक ऐसा क्षेत्र जहां पुरानी आस्था और नई तकनीक का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। ये जो टाइटल है, भारत की सिलिकॉन वैली, ये किसे मिला है? जी हाँ, ये है बेंगलुरु। और ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि ये शहर हमारे देश का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्सपोर्टर है। अब जरा भारत की समुद्री सुरक्षा पर नजर डालते हैं। हमारी नौसेना की 3 मुख्य कमानें हैं। पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर मुंबई में है, पूर्वी का विशाखापत्तनम में और दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर है कोच्चि में। ये दक्षिण भारत की रणनीतिक अहमियत को भी दिखाता है। और ये जो इनोवेशन है ना, ये सिर्फ IT तक ही सीमित नहीं है बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी है। भारत के कई बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से 2, केगा और कुडनकुलम, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। ये भी दक्षिण भारत की तकनीकी तरक्की का एक बड़ा सबूत है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि दक्षिण में सिर्फ तकनीक ही है। यहाँ की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी या फिर केरल का वो भव्य श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा, हमने अलग अलग क्षेत्रों की बात तो कर ली, पर अब जरा उन लाइंस पर गौर करते हैं जो पूरे देश को जोड़ती हैं, कुछ असली और कुछ काल्पनिक। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। ये एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ग्लोब पर खींची गई है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसका हमारे देश के मौसम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये जो एक अकेली काल्पनिक रेखा है, ये भारत के 8 अलग-अलग राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सोचिए, पश्चिम से लेकर पूरब तक कितने अलग-अलग हिस्सों को ये एक लाइन जोड़ देती है। तो वो तो थी काल्पनिक रेखा। अब बात करते हैं भारत की असली जीवन रेखाओं की, हमारी सड़कें और रेलवे, नेशनल हाईवेज और हमारा विशाल भारतीय रेलवे नेटवर्क। असल में यही वो धागे हैं जो इस विशाल देश को एक साथ बुनकर रखते हैं और हर कोने को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि इतनी सारी विविधता होने के बावजूद वो कौन सा एक धागा है जो भारत को एक सूत्र में पिरोता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस देश की आत्मा को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।